नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेता। सबसे पहले मुख्य समाचार। फ्रांस में G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिया संदेश, भरोसे और मानवता प्रथम के सिद्धांत पर दिया जोर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सीएम सम्राट चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से की मुलाकात। 2 घंटे तक चली बैठक में आगामी रणनीतियों पर हुई चर्चा। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बांका में अफसरों को दी चेतावनी। कहा 30 दिन में दूर करे ग्रामीणों की समस्याएं, वरना होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र, नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण में दुनिया के सामने भारत का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि आज की आपस में जुड़ी दुनिया में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने हमेशा मानवता प्रथम के सिद्धांत का पालन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में लगातार 7वीं बार भागीदारी कर भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को एक बार फिर मजबूत किया है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के इस मंच पर भारत की लगातार मौजूदगी यह दर्शाती है कि वैश्विक मुद्दों पर भारत की राय और नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जा रहा है। G7 समिट में पीएम मोदी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी नवाचार, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और वैश्विक दक्षिण की आवाज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। एक रिपोर्ट। सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार G7 समिट में भारत की भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। भारत की भूमिका को इस बार खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर नई दिल्ली को एक अहम आवाज के रूप में देखा जा रहा है। भारत इस शिखर सम्मेलन में एक साझेदार देश के रूप में शामिल हो रहा है। फ्रांस ने अपने वर्तमान अध्यक्षीय कार्यकाल के तहत आयोजित हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया है। इस सम्मेलन में विश्व के नेता अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के मध्य शक्ति वाले देशों के साथ बढ़ते संबंधों को प्रदर्शित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, तकनीक, ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर फोकस रहने की उम्मीद है। वैश्विक मंचों पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि भारत में G7 का सदस्य बनने के लिए सभी जरूरी खूबियां हैं। विशेषज्ञ G7 समिट के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी को अहम मानते हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने G7 के मंच से भारत के पक्ष को प्रमुखता से रखा है। 2019 में फ्रांस के बियारित्ज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों को प्रमुखता से रखा। 2020 में कोविड महामारी की वजह से वर्चुअल माध्यम से G20 की बैठक हुई, जिसके बाद 2021 में कार्निवाल सम्मेलन में उन्होंने कोविड महामारी से निपटने, वैक्सीन सहयोग और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया। 2022 में जर्मनी के एल्माउ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की वकालत की। 2023 में जापान के हिरोशिमा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसी सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों की बैठक भी हुई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक पर कुछ देशों या कंपनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और एआई को मानवता के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने समावेशी और जिम्मेदार एआई की आवश्यकता पर जोर दिया।
2025 में कनाडा के G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। ये सम्मेलन भारत कनाडा संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। अब 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता में एवियन में हो रहा G7 सम्मेलन सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बदलते वैश्विक संतुलन, तकनीकी क्रांति और नई विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने वाला एक अहम मंच बनता दिख रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देर रात पटना पहुंचे, जहां पटना एयरपोर्ट पर बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और अन्य नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। शिवराज सिंह चौहान आज पटना में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम मोदी सरकार के 12 वर्ष विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन आज सुबह 11 बजे होगा। इस कार्यक्रम का मकसद विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है, जिसमें शिक्षाविदों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं और उद्यमियों सहित समाज के प्रबुद्ध वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल देर रात पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के आधिकारिक आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच लगभग 2 घंटे तक चली यह महत्वपूर्ण बैठक आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीतियों को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राबड़ी देवी द्वारा 10 सर्कुलर रोड आवास नहीं खाली करने पर आगे किया जाए, इस पर क्या होगा, इस पर चर्चा की गई। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाजीपुर में इंडी गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन ही स्वार्थ की राजनीति पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि ये लोग कभी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब इन्हें जरूरत होती है ये लोग एकजुट हो जाते हैं, जैसे ही मतलब निकल जाता है एक दूसरे को नहीं पहचानते। महत्वाकांक्षाओं के लिए एक साथ आते हैं और चुनाव आते ही फिर ये गठबंधन धराशायी हो जाता है, तो इन लोगों में भी कोई भविष्य विपक्षी गठबंधन एनडीए अलायंस के घटक दलों का बचा नहीं। और यही कारण है कि धीरे धीरे इनके जनप्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री जी में आस्था रखते हुए एनडीए का हिस्सा बनने की घोषणा करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों के अलग अलग दलों के सांसद, विधायक धीरे धीरे एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर एनडीए को मजबूती देने का कार्य करेंगे। बांका जिले के बाराहाट प्रखंड में राजस्व सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। यहां राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने अफसरों को 30 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं करने पर एक्शन लेने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पंचायतों में लगाए जा रहे इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। चांदन और बाराहाट और ये अपने अमरपुर 3 जगह के पंचायत में जाकर के वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा बांका में पदाधिकारी लोग अभी जो है काम कर रहे हैं। डीएम साहब के नेतृत्व में यहाँ पर काम अच्छा होगा और आने वाले समय में मैं विश्वत्री का बैठक, बाढ़ सुखाड़ और हमारा जो है बैठक में हम फिर अगले सप्ताह आने वाले हैं।
बांका में सभी लोगों को न्याय मिले, बांका में सभी लोगों का काम हो। इधर बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और हस्तशिल्प विरासत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य के 3 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। खास रिपोर्ट। कारीगरों और शिल्पकारों में खुशी की लहर है। नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थर कट्टी शिल्प कला और भोजपुर की लोक कला पीढ़िया पेंटिंग को ये सम्मान मिला है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी और इनके बेहतर दाम मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। और अभी जीआई टैग 52 बूटी साड़ी, 52 बूटी का सलवार सूट, 52 बूटी का ये पर्दा, 52 बूटी का बेडशीट, इस अंग वस्त्र, ये सब 52 बूटी का जो काम यहाँ पर होता है ये बहुत लोकप्रिय था, पूरे देश और दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मान्यता मिल गई। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको व्यापार करने में कोई समस्या नहीं होगी। 52 बूटी कला बिहार की प्राचीन बुनकरी परंपरा का अद्वितीय उदाहरण है। इस कला की विशेषता ये है कि हथकरघे पर बुने जाने वाले वस्त्रों में बौद्ध और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े 52 विभिन्न प्रतीकों को बेहद बारीकी से उकेरा जाता है। इन्हीं प्रतीकों को स्थानीय भाषा में बूटी कहा जाता है। ये 52 बूटी कला को जीवित रखने के लिए पापा मेरे ससुर जी बहुत मेहनत किए हैं। उनको इस कला के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है। आज उन्हीं का मेहनत है जो इस कला को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इससे बुनकर भाई बहन में बहुत खुशी है कि हम लोग को एक हौसला बढ़ा है कि हम लोग को आगे काम मिले और सरकार को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। नालंदा का बसवन बिगहा और उसके आसपास का क्षेत्र इस कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ कई पीढ़ियों से बुनकर परिवार इस अनमोल विरासत को जीवित रखने में जुटे हुए हैं। जीआई टैग मिलने से इन बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद जगी है। यहाँ के बुनकरों में काफी खुशी है सर कि बरसों का मेहनत आज रंग लाया है। अब इससे एक नई पहचान मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया भर में बढ़ते जल संकट को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं की कमी आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, भूजल का अत्यधिक दोहन और जल संसाधनों के असमान वितरण ने इस संकट को और गहरा दिया है। ऐसे में जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की 2025 की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में आज भी 2.1 अरब लोग सुरक्षित और प्रबंधित पेयजल सेवाओं से वंचित हैं। इसका अर्थ है कि दुनिया का हर चौथा व्यक्ति ऐसा पानी नहीं प्राप्त कर पा रहा जो घर पर ही उपलब्ध हो और जरूरत के समय मिले और प्रदूषण से मुक्त हो। रिपोर्ट के अनुसार 10.6 करोड़ लोग अब भी सीधे नदियों, झीलों और अन्य सतही जल स्रोतों पर निर्भर हैं। दुनिया के कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्र में खारा पानी है। लगभग 3% पानी मीठा, जिसमें अधिकांश हिस्सा ग्लेशियर्स या फिर भूमिगत स्रोतों में बंद है। वैश्विक स्तर पर पिछले 100 वर्षों में ताजे पानी का उपयोग लगभग 6 गुना बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि 3.4 अरब लोगों के पास सुरक्षित स्वच्छ सुविधाएं नहीं है। लगभग 1.7 अरब लोग घरों में बुनियादी स्वच्छता और हाथ धोने की सुविधाओं से भी वंचित हैं। दूसरी ओर विश्व संसाधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 25 देश अत्यधिक जल तनाव की स्थिति में हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि लगभग 4 अरब लोग साल में कम से कम 1 महीने गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। स्थिति केवल पेयजल तक सीमित नहीं है। जल संकट का सबसे अधिक प्रभाव गरीब, ग्रामीण और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर पड़ रहा है। अब एक नई चुनौती कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और डेटा सेंटर्स के बढ़ते जल उपयोग के रूप में भी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2030 तक एआई आधारित डेटा सेंटर्स की वार्षिक जल खपत 9.3 ट्रिलियन लीटर तक पहुंच सकती है। यानी इतना सारा पानी उप सहारा अफ्रीका के 1.3 अरब लोगों की साल भर की प्यास बुझा सकता है। फ्रांस की अगुवाई में होने वाली G7 की बैठक में उभरती तकनीक जैसे कि एआई और डिजिटाइजेशन चर्चा के केंद्र में। तो फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में होने वाली G7 की बैठक में भू राजनीतिक वैश्विक परिस्थितियों पर तो चर्चा होगी। रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध भी चर्चा के केंद्र में रहेगा। चर्चा एआई और डेटा सेंटर के बढ़ते उपयोग पर भी होगी।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या G7 के मंच पर दुनिया भर में पानी के संकट अपनी जगह बना पाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फ्रांस में G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिया संदेश, भरोसे और मानवता प्रथम के सिद्धांत पर दिया जोर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सीएम सम्राट चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से की मुलाकात, 2 घंटे तक चली बैठक में आगामी रणनीतियों पर हुई चर्चा। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बांका में अफसरों को दी चेतावनी, कहा 30 दिन में दूर करे ग्रामीणों की समस्याएं वरना होगी कार्रवाई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।